Hello everyone, this is Deepak and it's your own channel, The Glorified Classes. As you remember in our last video, we were doing chapter 1 of class 10th, chemical reaction and equation. What we learned in that video was what are the chemical reactions and what are their characteristics. It means how do we know a chemical reaction has occurred or not. So after that, we were talking about chemical equations and then balanced and unbalanced equation. That was all in that video. From now, in this video, we are going to talk about types of reactions. There are different types of reactions like combination reactions, displacement reaction, double displacement reaction, and much more that you have already seen in the introduction of part 1. So before starting this video, I would like to give you some questions that you can try by pausing the video, and when you are done, just check the answers what I'm gonna show you. So let's start the video. Okay, then मुझे लगता है सबने आंसर्स कर ही लिए होंगे इतने देर में, तो या फिर आपने तो वीडियो रोक ही दी थी. वेल, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बना है हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी. और हमें करना क्या है, बैलेंस करना है. ओके, तो हाइड्रोजन का अगर हमें पता है सबसे पहले क्या करना होता है कि इनकी हमें फॉर्मूले इक्वेशन लिखनी होती है. क्या बोलते हैं उन्हें, सिंबल, सॉरी, या सिंबल लिखना होता है. तो सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H2 प्लस क्लोरीन का क्या हो गया, Cl2. ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, विच इज HCl. नाउ अब इन्हें हमें बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं और क्लोरीन के भी 2 हैं, बट यहाँ पर दोनों के एक एक हैं. तो यहाँ पे सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, विच इज H2 प्लस Cl2 gives 2HCl. Yeah. Now barium chloride, aluminium sulfate and aluminium chloride. Barium chloride का क्या होगा फॉर्मूला, BaCl2. एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, Al2SO4 रिएक्ट्स विद, यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए. इसके बाद आता है बेरियम सल्फेट, विच इज BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा AlCl3. तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है वो है कि ये फॉर्मूले बने कैसे. हाँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको नहीं पता चल रहा ये फॉर्मूले इतने आसानी से या मुश्किल से कैसे बन रहे हैं. तो इसके लिए सबसे सिंपल देख लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का एग्जांपल. 9th क्लास में हमने फॉर्मूले बनाना सीखा था, अगर याद होगा तो आपको. एल्यूमिनियम ये लिखा, क्लोराइड का Cl यहाँ लिख लिया, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती थी, एल्यूमिनियम की 3 होती थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक दूसरे से और फिर वो क्या बन गया, AlCl3. तो ये बन गया तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का. अब तो सबको याद आ ही गया होगा. आगे है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट. इसका देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का, अगर किसी को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो. ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, Al, सल्फेट का है SO4, इसका 2, एल्यूमिनियम का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. यहाँ पे चाहे तो माइनस और प्लस लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, हमें तो फॉर्मूला बनाना है. तो ये क्या हो जाएगा, Al2SO4 का 3, जो कि ये है. अब बात आती है, ये तो हो गया हमारी इक्वेशन. अब इसे बैलेंस करना है हमें, राइट. जल्दी जल्दी करते हैं वरना फिर वीडियो और बड़ी हो जाएगी.
BaCl2 Al2, तो एक एक करके देखते हैं। पहले उसे देखते हैं जो सबसे ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा नंबर में है, कौन सा? तो BaCl2 Al2 Al2, आई गेस एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और वहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। अगर डिटेल में जानना है तो आपको पार्ट 1 में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, रिएक्टेंट साइड में रखना है, फिर प्रोडक्ट साइड में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करना। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के हो गए 2, इसके भी 2 हो गए। इसके बाद क्लोरीन के यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी कि 3 2 ज़ा 6। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की तो यहाँ पर है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो कितने हो जाए, दोनों तरफ इक्वल, वो है 3 से। कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और ये भी क्या हो गया 3 2 ज़ा 6। क्लोरीन बैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस। नाउ इसको सही करने के चक्कर में हमारा जो ये है Ba यानी कि बेरियम, वो कितने हो गए यहाँ पर 3, और इस तरफ आगे देखें तो यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 1, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। नाउ चेक करें सल्फेट को, SO4, वो भी कितने हैं 3, क्या इस तरफ SO4 3 है, बिल्कुल है, और ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो यही है हमारी बैलेंस इक्वेशन। और ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। थर्ड की बात करते हैं, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम होता है Na, वाटर होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, एंड हाइड्रोजन होता है H2। ठीक है, अब देखते हैं, ज़्यादा 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 चेक करते हैं। Na यहाँ पर है, Na1 है, ओके। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 1 2, और यहाँ पर 2 1, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो एक हाइड्रोजन ने पूरी इक्वेशन को हिला के रख रखा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना होगा 2 2 सा 4, और यहाँ भी हम कर देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑलरेडी भी कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन हो गए 2, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2 ना, और बचा क्या सोडियम, वो 2 है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 2, और ये हमारी ये इक्वेशन भी हो गई है बैलेंस्ड। नाउ ये तो हो गए सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल ज़्यादा लगते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कह सकते हैं इन्हें। मैंने मैथ्स में सुना है, केमिस्ट्री में तो मेरे को याद भी नहीं है। So the solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट इन वाटर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। इसके साथ हम क्या लिख देंगे यहाँ पर एक्वस, क्योंकि उसने बोला है सॉल्यूशन है, प्लस आगे आता है सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट क्या होगा हमारा, सोडियम Na, सल्फेट क्या होगा SO4, और सोडियम और सल्फेट का सबको पता ही है, ये हो जाएगा Na2SO4, क्योंकि Na का 1 है, SO4 2 है, तो अब तक तो सबको पता होगा कैसे बन रहा है, अब मैं क्या ही बताऊँ, स्मार्ट बच्चे हैं सारे। रिएक्ट्स टू गिव, रिएक्ट होना का मतलब ये हो गया, टू गिव ये हो गया इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल से क्या पता चल रहा है कि वो सॉल्यूबल है ही नहीं, यानी कि आपने कुछ खुद सोचिए, ऐसी चीज़ है हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूबल नहीं है, यानी कि वो उसके अंदर मिल नहीं सकती। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमें ये बेरियम सल्फेट मिला है वो क्या है, हमारा सॉलिड है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ
एक सेकेंड रुकना, बेरियम सल्फेट है तो ये हो जाएगा BaSO4। इधर इसका टू दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये इधर हो गया हमारा सॉलिड प्लस एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। अच्छा, इसका सॉल्यूशन है तो इसको एक्वस बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ रह गया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, किसका दिया, एक्टिवेट हाइड्रोक्लोराइड कहाँ गया, इन वाटर है, इसको हम कर देते हैं फिर लिक्विड। या फिर लिक्विड नहीं करते, इसको भी हम एक्वस ही कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर दो है ना, Na2 और SO4 दो मिक्सचर है, लिक्विड से ज़्यादा एक्वस में बन जाएगा ये। हाँ, तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया, ये हुआ आया, उसके साथ NaCl भी आया एक्वस में। नाउ अब इनको हमें क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखें Na2 है यहाँ पर, Na यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले Na को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा ये 2, इसको 2 करने से Cl भी 2 हो गए। क्या यहाँ पर क्लोरीन 2 है? हाँ है, तो अब इसको नहीं छेड़ना, तो ये बैलेंस इस तरफ का बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, BaSO4, Ba1 है, Ba1 है, हाँ है, SO4 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी SO4 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी हमारी हो गई है बैलेंस्ड। अब जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि इसके लिए गैप नहीं बचा, तो मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ NaOH, सॉल्यूशन है एक्वस है, सॉल्यूशन है एक्वस है, वाटर है लिक्विड है, गैसेस और सॉलिड होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन है तो यहाँ भी एक्वस लिख लेंगे। NaOH के साथ क्या आ जाएगा, एक्वस। सोडियम पता ही है, हाइड्रोक्साइड आपने 9th क्लास में किया ही था, -1 +1 जो भी है, ठीक है। वाटर में रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक दो हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज ऑल्सो एक्वस। हाँ, ये गिव देती है इन वाटर टू प्रोड्यूस द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ये तो सबको पता है, NaCl plus water is H2O which is a liquid, NaCl is an aqueous and that's all। अब इसके बाद हमें इसे भी बैलेंस करना है, तो चेक करें ज़्यादा क्या है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, इस तरफ है ना ज़्यादा हाइड्रोजन, देखें नंबर 2, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो Cl भी मेरे 2 हो जाएंगे, यहाँ पर Cl कितना है 1, तो Cl को 2 कर देते हैं, इस Cl को 2 किया तो Na भी 2 हो गया, इस तरफ आते हैं Na को 2 कर देते हैं। अगर Na को मैंने 2 किया तो क्या गड़बड़ हुई, Na और Cl तो हो गए बैलेंस, तो इनको नहीं छेड़ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, चेक करें हाइड्रोजन कितने हैं 1, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर कितने हैं 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए 4, 2 2 जा 4। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 हैं, 2 हैं उस तरफ ऑलरेडी 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 2 मल्टीप्लाई मत करना, वो लिक्विड लिखा है मैंने, तो 2 1 जा 2, यानी कि ऑक्सीजन में हमारे 2 हैं और ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट ख़त्म और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, राइट। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कंबाइन होने वाली रिएक्शंस, जो कंबाइन होकर रिएक्शंस बनती हैं, जैसे कि इसका जनरल आप कह सकते हैं A+B जो है हमें C दे रहा है, या फिर A+B+C जो है हमें D दे रहा है। जो मेन यहाँ पर समझने वाली चीज़ है
कि हमें प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही कंपाउंड या फिर एलिमेंट मिलेगा, और जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है वेयर 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन, 2 or more substance combine to form a single substance, to form a single substance in the product side are called combination reactions। तो इन्हें हम combination reaction कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हमने ऐड किया, हमारे सबसे पहले हमने सीखा था ना जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने स्टार्ट कर रहे थे, मैग्नीशियम लिया उसे रब किया सैंड पेपर से ताकि वो साफ हो जाए और उसके ऊपर की जो लेयर है वो हट जाए। तो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो किससे, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और जो फीरस का एक पाउडर आता है, फीरस बोल रहा हूँ, आयरन का पाउडर, सॉरी, हाँ, तो आयरन का पाउडर होता है, उसको सल्फर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फाइड। तो ये हैं हमारे कुछ रिएक्शंस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप एग्जांपल लिख सकते हैं। नोट करने वाली बात क्या है इसमें, सोचने वाली या फिर नोट करने वाली, जो भी आप कहना चाहें कहिए, कि ये हैं एलिमेंट्स, एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, तो एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कंपाउंड्स कंबाइन होकर जो नया कंपाउंड बनाएंगे, क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, तो हाँ बिल्कुल होंगे। हमारा यहाँ पे कंबाइन ये जो बोला गया था सब्सटेंस बोला गया था, यहाँ पे कभी एलिमेंट या फिर कंपाउंड नहीं बोला गया था। उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली कि कोई भी 2 चीज़ें या 2 सब्सटेंस जो है वो ऐड होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, और एक नया सब्सटेंस मिलेगा। बस यहाँ पर एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पर हम कंपाउंड्स को 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को ऐड करेंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो है वाइट वॉशिंग। अब इसको भी एडजस्ट करना है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वाइट वॉशिंग का, सॉरी, ठीक है। तो वाइट वॉशिंग रिएक्शंस क्या है, इसके अंदर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर वाटर ऐड किया, क्या मिल गया हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्लैक लाइम, कॉमन नेम। तो लाइम और क्विक लाइम क्या होता है, जो घर के अंदर हम लोग वाइट वॉश करते हैं ना उसके काम में आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, अभी सॉलिड में है, सॉलिड फेज में है या फिर सॉलिड स्टेट में है। फिर उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया लिक्विड स्टेट में, कहाँ पे ऐड किया, वो बकेट के अंदर या जो भी आपको लेना हो वो लीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा स्लैक लाइम। ये अभी क्या होगा, सॉलिड फेज में है। फिर जब आप और वाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर तो ये एक्वस बनेगा फिर धीरे धीरे, और जब ये एक्वस बन जाएगा तो इसकी जो लेयर, मोटी सी लेयर, वाइट वॉश तो आपने ऑलरेडी कर दिया क्विक लाइम के साथ थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या किया कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, किसका, स्लैक लाइम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। वो बनाने के बाद जब आप वॉल पे फिर से क्या बोलते हैं उसको वाइट वॉश करेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपने वाइट वॉश कर दिया पूरे में, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस की फॉर्म में, वो आकर आपकी वॉल से रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने में इनको करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेंगी तो एक थिन लेयर बनेगी, थिन और शाइनी लेयर, जो मतलब होता नहीं है कि आप वाइट वॉश कर दिया उसके बाद आपकी दीवारें चमक जाती हैं, खूबसूरत लगती हैं, उस टाइप की। तो वहाँ पर वो क्या बनेगा, उसकी जो लेयर बनेगी ना थिन शाइनिंग लेयर, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3। ये भी सॉलिड होगी, अब इसलिए ज़्यादा गैस होगी तो वो उड़ जाएगी, लिक्विड होगी तो वो बह जाएगी, तो सॉलिड होगी वो चिपकी रहेगी ना दीवार पे, तभी तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसके साथ क्या है H2O वाटर जो कि लिक्विड होगा। तो ये है हमारी वाइट वॉशिंग की
प्रोसेस फिर से बता देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके अंदर वाटर रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब वाइट वॉश उससे करेंगे दोबारा से, सबसे पहले तो इससे कर लिया, लेकिन जब दोबारा हम इसको करेंगे वाटर ऐड करके तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उससे हम वाइट वॉश करेंगे। वाइट वॉश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक थिन लेयर और शाइनिंग लेयर बनाएगी हमारी वॉल्स पे, जिसकी प्रोसेस हमें 2 से 3 दिन लग ही जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक अच्छी खासी लेयर बनेगी, प्लस उसके साथ वाटर मिलेगा, और वाटर का जो मर्जी कीजिए उड़ जाएगा, और क्या हो सकता है। तो ये हमारी वाइट वॉशिंग की रिएक्शन थी। इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं, अगर आप बुक खोलेंगे देखेंगे तो करवाने का हम करवा दूँ, लेकिन फिर मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब होगा अभी फ़िलहाल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मेरे को लगा ये आपको बताना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। हाँ, तो एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो नेम द सब्सटेंस, उसका सब्सटेंस का नाम लिखना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं सब्सटेंस नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में कीजिए CaO। ओके ओके, फर्स्ट हो गया ख़त्म, सेकंड की बात कर लेते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। अभी 2 सेकंड भी नहीं हुए होंगे मेरे को लिखे हुए वीडियो के अकॉर्डिंग, उससे पहले तो लिख ही लिया था ना। हाँ, तो राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर, तो क्या हो जाएगा CaO प्लस वाटर, जिससे कि हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का 2, हाइड्रोक्साइड का 1, और ये टैंक। CaO के बारे में क्या लिखेंगे हम, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक क्लाइम हाइड्रोजन, ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा लिक्विड, ये हो जाएगा फिर से सॉलिड, और इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैक लाइम। हिंदी में इसे चूना भी बोलते हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है चूना बोना का, क्विक लाइम सही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक जो है 10 हो गया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, which is which is which is which is which is which is which हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस नाम से पता चल रहा है कि जो रिएक्शन डिकम्पोज हो रही हैं, डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ कि वो स्प्लिट हो रही हैं। इसके अंदर जैसे हमारा इससे पहले हमने क्या किया था, कौन सी रिएक्शन थी वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, A प्लस B गिव्स C, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि यहाँ पर हमारा एक कंपाउंड होगा, सिर्फ एक कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में, और वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा 2 कंपाउंड्स में या 3 कंपाउंड्स में या 4 कंपाउंड्स में, जितने में उसकी मर्जी होगी। अनलिमिटेड में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल 2 या 3 में आपको दिख जाएगा रिएक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 में दिख जाएगा, इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे नहीं, इतना तो पक्की बात है। छोड़ दोगे मतलब, अगर ज़्यादा आ गया तो कौन इतना याद करता है। हम्म तो reactions where compounds split up into 2 or more simpler substance, तो वो
रिएक्शंस जहाँ पर कोई भी एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है, उस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इसके अंदर खुद सोचिए, यहाँ पे लिखा है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और कैटलिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो रिएक्शन को फास्ट करता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जो आराम आराम से होती है, जो हम लोग तो हमें पेशेंस तो है नहीं, पेशेंस करेंगे तो पेशेंट बन जाएंगे। तो इसलिए कैटलिस्ट को डालने से क्या होता है कि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। और फास्ट होने का मतलब क्या है, अगर आप उसे जोड़ रहे हैं तो वो जल्दी जुड़ेगी, तोड़ रहे हैं तो वो जल्दी टूटेगा। तो कैटलिस्ट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वो तेज़ कर देता है प्रोसेस को। और प्रोसेस अगर तेज़ हो जाएगी तो हमें रिजल्ट जो है या फिर केमिकल रिएक्शन जो है हमें जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा हीट से तो भैया गर्मी इतनी हो रही है, सबको पता है हीट क्या होती है। सो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और कैटलिस्ट। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हीट की और कैटलिस्ट की। अब क्वेश्चन ये क्यों होती है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लीजिए ये मार्कर है, अब इसको मेरे को दो टुकड़ों में तोड़ना है, तो मेरे को इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी अगर मेरे पास नहीं होगी, मान लीजिए लोहे का पाइप मेरे से नहीं टूट पाएगा, या फिर यही पता नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है, एक तरह से वो भी हीट है, ऑब्वियसली सी बात है, ये तो नॉर्मल है ना। तो अब अगर एनर्जी ही नहीं होगी, अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को हीट नहीं दूंगा या फिर एनर्जी नहीं दूंगा, तो वो अलग अलग नहीं होना चाहेंगे, स्प्लिट नहीं होना चाहेंगे। जैसे कि आप वाटर को जब बॉईल करते हैं, है ना, बॉईल करने से क्या होता है, गैसियस स्टेट में वो चेंज होता जाता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रैंडमली उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स हवा में उड़ते जाते हैं। 9th क्लास में ये भी पढ़ा था हमने, सब कुछ पढ़ा है, टेंशन ना लो। तो हीट देने का ये फ़ायदा होता है कि वो पार्टिकल्स को स्प्लिट करता है। और अगर आप हीट नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तो ये मार्कर जैसा है वैसे ही रहेगा, आयरन और जैसी है वैसी रहेगी, और जो पानी है वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा, वो स्प्लिट नहीं होगा, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें हीट या फिर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। होप आई एम क्लियर। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन तरीके से या फिर कह सकते हैं तीन टाइप्स होते हैं। तीन तरीके से आप अलग अलग कर सकते हैं। पहला है बाय हीट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकेंड है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर हीट के थ्रू है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और फोटो या फिर लाइट, होता नहीं है, सनलाइट आ रही है और उसने अलग अलग कर दिया कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट की वजह से हो रही हो, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी हम काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम करते हैं उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फटाफट पढ़ते हैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल के साथ, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा एग्जाम्पल्स चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं वहाँ पे डिटेल में लिखूँगा, टेंशन ना लो। हम्म, हाँ, तो अब आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ अ लाइमस्टोन। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको हम हीट देंगे जैसे ही, या उसको डिकम्पोज करेंगे धीरे धीरे हीट के थ्रू, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो कैल्शियम ऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में उड़ जाएगी। छोड़िए, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, फेरस सल्फेट। ओके, फेरस सल्फेट FeSO4 सॉलिड फॉर्म में होता है, जब उसको हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वो किस किस में टर्न हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर।
तो यही चीज़ मैं बात बता रहा था कि जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 2 में भी हो सकती है और 3 में भी हो सकती है। तो कोई फिक्स नहीं है कि वो कितने प्रोडक्ट्स बनाएगी, लेकिन रिएक्टेंट साइड में वो एक ही होगी और एक ही चीज़ स्प्लिट होगा 2 में, 3 में, 4 में, जितना उसकी मर्जी होगी। डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन या किस कंपाउंड को आप तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हैं? जिन रिएक्शंस को हम सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज करते हैं, लाइट के थ्रू, बेसिकली सनलाइट तो लाइट ही है। तो फर्स्ट इसमें एग्जांपल है 2AgCl, जिसको लाइट की प्रेजेंस में किया तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई। यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास एक सॉल्यूशन था जो व्हाइट कलर का था, एकदम मान के चलिए व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मान लेते हैं अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आपको। अब लाइट डिकम्पोज, मतलब लाइट उसके ऊपर पड़ी, जैसे ही सनलाइट मान लीजिए उसके ऊपर पड़ी, आपने ऐसे उसको ओपनली रख दिया कहीं पे ले जाके, इसको सिल्वर क्लोराइड को, तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, यानी कि सिल्वर बच जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो आपको इससे क्या होगा, सिल्वर मिल जाएगा, ग्रेइश वाइट का सिल्वर होगा। और जो क्लोरीन गैस है जो आपको उड़ती हुई दिखेगी या फिर हवा में जाती हुई दिखेगी या जैसी भी दिखेगी, लेकिन दिखेगी गैसेस फॉर्म में ही, उसका कलर क्या होगा, येलोइश ग्रीन कलर का। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किसके थ्रू पता चल रहा है, उसका कौन सा कैरेक्टर पता चल रहा है, कलर, चेंज इन कलर वाला। सेकंड क्या है, 2AgBr, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे ऊपर सिल्वर क्लोराइड था, नीचे है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें भी सेम वही चीज़ होगी। आप उसे लाइट में जैसे ही उसको दिखाएंगे, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो सिल्वर का कलर होगा वो वही रहेगा जो पहले था, ग्रेइश वाइट, जबकि जो ब्रोमीन है उसका कलर यहाँ पर क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब किसी के मन में ये हो रहा हो कि क्या ये एग्ज़ाम में पूछेंगे कि कलर आएगा नहीं आएगा, कौन से कलर का होता है कौन सा नहीं होता। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड से हैं, और चांसेस बहुत कम है कि कलर पूछेगा। ये आपके काम कब आता है, जब आप प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं और आप कोई रिएक्शन है, आपने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, उसको जाके सनलाइट में रखा, तो आपको कब पता चलेगा कि हाँ वो रिएक्शन हुई कि नहीं हुई है। तो तब वहाँ पर ये काम में आएगा कि हाँ आप देखेंगे, हाँ अब ये वाला कलर आ गया, इसका मतलब ये रिएक्शन मेरी हो चुकी है। तो प्रैक्टिकल्स में ये ज़रूर काम में आने वाला है। एग्ज़ाम्स का चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो एग्ज़ाम में जो पूछ सकता है वो ये है कि आपको ये भी लिख के देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में ये होगा, ये भी नहीं देगा। अब क्वेश्चन में ये बोलेगा सिल्वर क्लोराइड है, वो रिएक्ट करके यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया, तो इस पोजीशन पे कि किस वजह से ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ सिल्वर और क्लोरीन में, तब वहाँ पर आपको ये तो पता चल जाएगा कि सिंपल सी बात है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन यहाँ पर डिकम्पोज हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, लाइट की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, हीट की वजह से हुआ है। ये याद रखना होगा आपको कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिसिटी हम नेक्स्ट पे करेंगे उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन है मेन मेन, हमारी हीट के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होगी मेन मेन, जो मेन मेन है वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, जो मुझे लगा कि हो सकती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, और इसके अंदर ये वाली थी इंपॉर्टेंट, तो मैंने ये कहा दी। तो ऐसे ही आपको फिर ऊपर लिखना होगा, यहाँ पर क्या, फोटो, फोटो तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली सी बात है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सनलाइट या फिर लाइट या फिर फोटो, जो भी आपको मन हो, लेकिन बेसिकली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो डिकम्पोज क्यों हो रही है, दैट्स ऑल। तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि हम पानी को डिकम्पोज करेंगे। कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, जिसके अंदर हम एक बीकर लेंगे,
बीकर में मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रोड्स रख दिए, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक बैटरी के साथ। ये मान लीजिए मेरी क्या हो गई, बैटरी। ठीक है, बैटरी का 2 पॉइंट है, एक नेगेटिव मान लेते हैं और एक पॉजिटिव पॉइंट मान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होगा उसको हम वो कहेंगे क्या, CHO कैथोड या कैथोड। और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसे हम बोलेंगे एनोड, ANODE, एनोड। तो जो इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव साइड से कनेक्ट है बैटरी के, उसे हम कैथोड बोलेंगे, और जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है उसे हम एनोड बोलेंगे। ओके, ये याद रखना, इसको मत भूलना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ के एग्जाम में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू तो ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर हम पानी को भर देंगे। पानी को भरने के बाद क्या होगा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, डिकम्पोज करना है किसको, वाटर को। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम प्योर वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, प्योर वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तो प्योर वाटर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड में आ जाता है, जिसके अंदर जो आपके जो फ्री आयंस है ना वो होते ही नहीं है। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा एसिडिफाइड करना पड़ता है। एसिडिफाइड का मतलब क्या है, एसिडिफाइड का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर एसिड डाल देंगे। एसिड के तौर पर हम क्या करते हैं, H2SO4 इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा। ठीक है, H2SO4 डालने से क्या होगा, इसके अंदर एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। एसिड्स की मात्रा बोल रहा हूँ, आपने एसिड डाला वाटर के अंदर तो ये कैसे बन गया, एसिडिफाइड वाटर हो गया। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब इसके अंदर जो आयंस होंगे वो इधर उधर फैल जाएंगे। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूँ, H2O से जो आयंस निकल रहे हैं वो कौन से होंगे, H+ आयन और OH- आयन। H2SO4 भी आपने ऐड किया था, H2SO4, H2 वाले जो होंगे वो प्लस होंगे और SO4 वाले क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। तो जो OH और जो SO4 हैं ये क्या है मेरे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, जो हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं, उन आयंस को हम क्या बोलते हैं, उन आयंस को बोलते हैं हम एनायंस। ओके, इसके अलावा जो मेरे पॉजिटिव आयंस होते हैं उन आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। इतना तो सबको पता होगा, सबको याद भी होगा। कैटायंस एनायंस हम लोग पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, मुझे खुद याद नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये कैटायंस हो गए, ये एनायंस हो गए, इनको देख के आपको पता चल रहा है। ये तो चलो अलग अलग है, मान लो ये इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक जैसे ही हैं। ये भी हाइड्रोजन के आयंस है, ये भी हाइड्रोजन के आयंस है। यहाँ तो आप देख रहे हैं H2 के आयंस है, यहाँ पर सिंगल H के आयंस है। तो इन जो ये पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा, और जो नेगेटिव आयंस है वो तो जितने थे उतने ही है, बस SO4 जो ऐड हो गया। तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव आयंस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अपोजिट चार्ज की तरफ। यानी ये जो पॉजिटिव हैं ये किस इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकेंगे, जो कि नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव वाला यानी कि कैथोड से जाके ये अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ पर H+ भर जाएंगे पूरा H+ से, ये है ना। और जो ये नेगेटिव वाले होंगे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, OH SO4 वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब ऐसा होने से क्या होगा, ये दोनों के जो आयंस है वो अलग अलग हो गए। उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, इरेज तो कर दूंगा, वो ना हो जाए बस। इतना होने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये एनोड पे जो आयंस आए हैं, किस पर, एट एनोड। एनोड पे जो आयंस आए हैं, कौन से आयन आए, ये पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव पे कौन से आयन है, नेगेटिव वाले, नेगेटिव यानी कि OH- वाले। OH- वाले जो है पॉजिटिव पे आए हैं, एनोड पे आए हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बैटरी से अटैच्ड है। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो OH है ये तो ऑलरेडी नेगेटिव आयन है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, दे देगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देने का मतलब क्या होगा, ये माइनस कर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे माइनस करते हैं वो बैलेंसिंग की वजह से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा प्लस O2 मिल जाएगा। ठीक है, H2O मिल जाएगा प्लस O2। एक सेकंड, हाँ H2O मिल गया और O2 मिल गया। इसको नोट कर ही लिया होगा, पूरा इरेज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। इसके बाद इधर बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड की तरफ क्या है, ये रहा इसके कैथोड, नेगेटिव चार्ज आयन। इसकी तरफ कौन आया, पॉजिटिव, यानी कि H प्लस आयन। अब H प्लस आयन यहाँ पर है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसको देगा, यानी H प्लस जो है वो लेगा इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स ये मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2H2, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम ओवरऑल रिएक्शन जो लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2H2O जो हमारा वाटर है वो स्प्लिट हो गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हो गया है, किसमें, H2 आयंस में और O2 आयंस में। क्या बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। O2 यहाँ है, 2H2 यहाँ है, हाँ अब बैलेंस। तो ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में, जस्ट इनके हिसाब से पूछ लेता है तो। फिर आपको ऐसे बताना होगा। होप आई एम क्लियर, फिर से एक बार बता देता हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, आप एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रोड, ELE, इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड को आपने नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया, दूसरे इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया। जिस इलेक्ट्रोड को आपने नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया था वो था कैथोड, जिसको पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया था उसे हम कहते हैं एनोड। इन दोनों को कनेक्ट करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर पानी था, अब जैसे हम लोग ठंड में रॉड डाल देते हैं ना, उसके एक साइड से पानी, वो करंट आ रहा होता है, दूसरे से जा रहा होता है, तो पानी हमारा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो वो वाला सीन तो नहीं है हालांकि यहाँ पे। अभी जो बात हो रही है कैथोड और एनोड की, तो ये दोनों एक दूसरे कनेक्ट है। वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है, पास होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे जाकर जो आयंस होंगे, जो फ्री आयंस होंगे, जो टूट जाएंगे, वो जाकर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाएंगे। अब डिपेंड करता है कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन से आयन चिपकेंगे। तो जो कैथोड होगा उस पर कौन से आयंस चिपकेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आयंस चिपकेंगे। तो कैथोड पे कौन से आयंस आएंगे, H प्लस के आयंस। और H प्लस के आयंस जो है और इलेक्ट्रॉन्स को वो लेंगे तो वो 2H पर। और इसके बाद एनोड जो है वो, उसके साथ कौन से आएंगे, OH नेगेटिव वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, तो वो क्या बना देंगे, H2O और ऑक्सीजन। जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी जो डिकम्पोज हुआ उसने 2 फ्री आयंस बनाए, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दिस इज द थिंग। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपसे रेशियो पूछ लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस में या इलेक्ट्रोलिसिस में, जो भी आप कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब फ्री आयंस बन जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आयंस बन जाते हैं, तो उनकी रेशियो क्या होती है, उनकी रेशियो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, ये कितना है 2, ये कितना है 1। तो इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी, 2:1। तो वो क्वेश्चन में खुद ही बताएगा, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने बोला कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की रेशियो बतानी है तो आप लिखेंगे 2:1। अगर उसने बोला ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की रेशियो बतानी है तो आपको लिखना होगा 1:2। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 10th क्लास में ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी, भले आपको आंसर आता रहेगा। तो इसलिए
आराम से रिलैक्स करके एग्ज़ाम देने जाना है और क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक से पहले ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर।